हम इंसान और बाकी जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना खाना जुटाते हैं पेड़ पौधों से, और उन पेड़ पौधों को एनर्जी मिलता है सूरज के रोशनी से। उसी से वो अपना खाना बनाता है। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। सूरज से हर सेकंड बहुत बहुत एनर्जी धरती के सरफेस तक पहुंचता है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कंसीडर किया जाता है, सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर का, तो हर 1 सेकंड जो एनर्जी सूरज से धरती तक पहुंचता है ये है 1367 जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1367 वॉट पर स्क्वायर मीटर, इस रेट से एनर्जी सूरज से धरती के एटमॉस्फेयर तक पहुंच रहा है। लेकिन ये जो धरती है ये तो सूरज से बहुत 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 दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो सूरज का सारा एनर्जी ये तो धरती तक नहीं पहुंच रहा, बहुत बहुत सा एनर्जी जो है ये चला जाता है स्पेस में। तो अगर देखा जाए कि सूरज के सरफेस से कितना एनर्जी रेडिएट करता है, कितना एनर्जी बाहर निकलता है, तो ये एक ह्यूज अमाउंट बनेगा। 1 स्क्वायर मीटर का एरिया अगर सूरज के सरफेस में कंसीडर किया जाए तो यहाँ से हर 1 सेकंड जो एनर्जी निकलता है ये होता है 63 मेगा जूल। तो 63 मेगा जूल हर सेकंड में निकलेगा, तो इसी को तो हम कहेंगे 63 मेगावाट। तो सूरज के सरफेस में सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एरिया से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रहा हर सेकंड। इसे अगर हमारे डे टू डे लाइफ में कंपेयर करें इस पावर को, तो देखिए एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जहाँ पर एक टेलीविज़न सेट हो, 5 LED लाइट बल्ब हो और 4 फैन और एक रेफ्रिजरेटर हो, और सब अगर एक साथ चले, तो ये जो सिस्टम है ये ऑलमोस्ट 600 से 700, चलिए मैं 630 कंसीडर कर लेता हूँ, 630 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। तो इतना जो पावर है जो कि सूरज के सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर से बाहर निकल रहा है, उसे अगर हम पूरी तरह से ट्रैप कर सके तो सिर्फ उसी से ऐसा 1 लाख घर चल सकता है। तो सोचिए ये सूरज कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हर सेकंड रेडिएट कर रहा है। लेकिन अगर इस यूनिवर्स के बाकी बड़े बड़े तारों के साथ आप सूरज को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल हम एक बहुत बड़ा तारा ईटा कैरिनी या फिर ईटा कैरिना, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, आपको बेहतर पता होगा, अगर इसके साथ हम इसे कंपेयर करें तो सूरज एक तुच्चा सा तारा निकलेगा, एक छोटा सा पिद्दी सा तारा निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है ये 5505 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर इसी को हम ईटा कैरिनी से कंपेयर करते हैं तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है ये नियरली 40,000 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचिए ये किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और हर तारे के अंदर जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है उसके पीछे का जो रीज़न है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। आज के इस वीडियो में हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ही बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता ये है कि 4 प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ये एक साथ मिल जाते हैं। वैसे डायरेक्टली 4 प्रोटॉन एक साथ नहीं मिलता, ये लंबा प्रोसेस है, ये कुछ स्टेप्स का प्रोसेस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 प्रोटॉन्स जो है एक साथ मिलके ये बनाता है हीलियम न्यूक्लियस। हमें पता है कि हीलियम न्यूक्लियस में रहता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर कुछ प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से बनता है हीलियम का न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में ये लूज़ करता है कुछ एनर्जी। ये एनर्जी क्यों लूज़ करता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि 4 प्रोटॉन
एक साथ जब मिलता है और ये हीलियम न्यूक्लियस बनाता है तो इस प्रोसेस में ये कुछ मास जो है ये लूज़ करता है। सो मास लॉस्ट जो है इसे अगर हम डेल्टा एम से डिनोट करें, मतलब कि इसका जो मास है उससे ये वाला हीलियम न्यूक्लियस का मास कम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एम होगा ये बराबर होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। सो 4 प्रोटॉन का मास हो गया 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन माइनस हीलियम न्यूक्लियस का, यहाँ एक हीलियम न्यूक्लियस बन रहा, माइनस हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है वो। सो ये m सब He ये डिनोट कर रहा मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस को। अब हमें पता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस से कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट चीज़ें हैं। अगर इस प्रोसेस में इतना मास ये लूज़ करेगा तो उसी का इक्विवेलेंट अमाउंट का एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमें ये बताता है कि एनर्जी अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो वो एनर्जी बराबर होगा जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जैसे कि इस केस में हम डेल्टा एम से डिनोट कर रहे हैं, इनटू जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में उसका स्क्वायर। एक वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन भी किया है। आइंस्टाइन ने जिस तरह से इसे डिराइव किया था उसी प्रोसेस में हमने इसे एक्सप्लेन किया, इसे डिराइव किया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोस में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस बता रहा है कि इतना मास जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वही एनर्जी यहाँ से रिलीज़ करता है। यही है फाउंडेशन कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ आपके मन में 2 सवाल आ सकता है। पहला कि सूरज में ऐसा क्या होता है कि सूरज में दिखता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज क्यों? हर एक तारे में दिखता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसके अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन दिखता है जबकि बाकी जगहों पे नहीं दिखता है। दूसरा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और हमें ये भी पता है कि 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर आसपास रहे तो ये एक दूसरे को रेपेल करता है, अपने से दूर धकेलता है। ये जितना करीब आते जाता है, जितना ये पॉजिटिव चार्जेस करीब आएगा, ये जो रेपल्सिव फोर्स है, रेपल्सिव फोर्स उतना ज़्यादा होते जाएगा, उतना बड़ा होते जाएगा। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पर सूरज के अंदर या बाकी तारों के अंदर कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स ये एक दूसरे के साथ सट जाता है और ये हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि तारों के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहां पर दिखता है न्यूक्लियर फ्यूजन। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स जो है ये बिग बैंग से बना है और बिग बैंग के बाद यहाँ पर क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स बना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है ये सिंपलेस्ट एटम है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस यूनिवर्स में बहुत जगहों पे क्लस्टर्स पे मिलता है। ये जो है ये जो फिगर है ये एक हाइड्रोजन क्लाउड का फिगर है। ये क्लाउड जो है हाइड्रोजन क्लाउड का है, जिसे कि हम हाइड्रोजन क्लाउड जिसे कि हम कहते हैं नेब्यूला। नेब्यूला रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पर हेलिक्स नेब्यूला का पिक्चर लिया है। ये पिक्चर लिया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप से और ये हमारा नियरेस्ट नेब्यूला है जो कि हमसे 655 लाइट ईयर्स दूर है। अब समय के साथ साथ ये अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये स्क्वीज्ड होते जाता है, ये कंप्रेस्ड होते जाता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करता है इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण। क्या मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहना चाहिए था? आप खुद डिसाइड करें। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करने लगता है। इससे होता क्या है देखें, अगर धरती में अर्थ के सरफेस से ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये नीचे आते जाता है और जितना ये नीचे आता है इसका
पोटेंशियल एनर्जी जो है ये घटता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। सेम यहाँ भी होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करके ग्रेविटेशनल पुल के कारण अंदर की तरफ आ रहा है उसका बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी। सो इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी जो है ये बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ते जाता है। इससे होता क्या है, सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल टूट जाता है टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण एटम्स में, और फिर ये जो एटम है ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाता है। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण काइनेटिक एनर्जी और बढ़ते जाता है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल ये ज़रूर आना चाहिए कि हाइड्रोजन तो पहले से ही था, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पर फ्यूजन क्यों नहीं हुआ? क्यों एक सर्टेन टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है तब जाके फ्यूजन होता है? तो भाई देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले भी बात किया था कि अगर दो प्रोटॉन्स रहता है, दो प्रोटॉन्स, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसीलिए ये एक दूसरे को रेपेल करता है, ये सट नहीं पाता है, ये बहुत क्लोज नहीं आ पाता है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन हो नहीं पाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है कि इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दो प्रोटॉन्स कंसीडर करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ाएंगे और एक दूसरे की तरफ उन दोनों को मूव करवाएंगे। तो फर्स्ट केस, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, हमने इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया, दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों के पास है पॉजिटिव चार्ज, सो हमने इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया, दोनों के पास है और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ और ये इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इनके बीच रेपल्शन भी हो रहा है जिसके कारण ये यहाँ से रिबाउंड कर जाता है रेपल्शन के कारण। अब क्या करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाते हैं, वही दो प्रोटॉन्स, उसमें हमने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दिया, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा अब ये, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये थोड़ा और करीब तक पहुँचेगा, ये दोनों और करीब तक पहुँचेगा, फिर ये रेपल्ड होगा। अब अगर काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दिया जाए दो प्रोटॉन्स को तो क्या होगा फिर, तो ये बहुत क्लोज पहुँच जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच जाएंगे ये और ये। एक समय ऐसा आएगा, एनफ काइनेटिक एनर्जी अगर रहे तो ये दोनों इतना क्लोज पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। न्यूक्लियर फोर्स, हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स। सो बहुत करीब आने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगा। इस केस में हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए, इसका अगर कैपेसिटी या इसका पावर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव। सो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स तो है ही, ये एक दूसरे को रेपेल तो कर ही रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक्ट करने लगेगा यहाँ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड में अगर काफ़ी क्लोज आ जाए तो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, ऑब्वियसली ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे। इसके लिए जैसा कि हमने देखा, इसके लिए हमें चाहिए होगा हाई काइनेटिक एनर्जी, और दो प्रोटॉन्स को ऐसे मिलाने के लिए, उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है उसे काम करवाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है एक एक प्रोटॉन में, वो काइनेटिक एनर्जी होता है लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी पाने के लिए इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इसे पता करने के लिए। किसी भी गैसेस सैंपल में, ये मान लें गैसेस सैंपल है, इसमें
पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, ये रैंडमली मूव करता है इधर उधर। अगर इसका टेम्परेचर T होता है तो फिर यहाँ पर इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K, ये टेम्परेचर के साथ इंटर रिलेटेड है। और ये रिलेशन जो है ये कुछ ऐसा होता है 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट स्केल में जो इसका टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर मेज़र किया जाता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं। ये बराबर हो जाएगा ये इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। सो ये जो है, इस फार्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पाने के लिए इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना होना होगा। तो अगर आप इस K के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनका वैल्यूज़ अगर पुट करें तो आप वो टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो एवरेज 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी देने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा, ये टेम्परेचर होगा नियरली 3 × 10⁹ केल्विन। यहाँ का ये K जो है ये केल्विन को डिनोट कर रहा है। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप हमारे सूरज को कंसीडर करें, सन को, तो सन, सूरज के कोर में, ये सन है, इसके कोर में जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इससे काफ़ी कम है, और ये है 1.5 × 10⁷ केल्विन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इतना टेम्परेचर अगर सूरज के कोर में है, तो इस जगह पे जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटॉन्स है जो कि मूव कर रहा है, उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी नियरली 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये तो सफिशिएंट नहीं है। इतना एनर्जी अगर रहे प्रोटॉन्स में, तो वो तो फिर ऐसे कोलाइड करके ऐसे वो असेंबल्ड नहीं हो सकता है। वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स तो उसे रेपल कर देगा। तो यहाँ पर हमें समझना होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें यही बताता है कि अगर एक सिस्टम में बहुत सा गैसेस पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहा है, तो इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर K है, तो हर एक एलिमेंट को, हर एक पार्टिकल को उतना ही काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता है, इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, और बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी इससे काफ़ी कम होता है। अगर ग्राफ में हम इसे प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है, जिसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम पार्टिकल के स्पीड को प्लॉट करेंगे। सो ये स्पीड ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्लॉट करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बताता है कि इतना स्पीड, इसी सिस्टम की बात करते हैं, चलिए, इतना स्पीड का पार्टिकल हमें नंबर उसका मिला इतना। चलिए थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, नंबर मिला उसका इतना स्पीड जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिखा इतना स्पीड का नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दिखा कुछ इतना स्पीड जो है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना दिखा। सबको अगर मिलाते हैं तो ग्राफ जो है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर सूरज का ही केस ले लिया जाए, जो कि ये बताता है हमें, जिसका टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर जो इतना है, उसके हिसाब से उसका जो एवरेज, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स मूव कर रहा है, उसका जो एवरेज एनर्जी है वो है
2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके लिए जितना स्पीड चाहिए होगा वही स्पीड होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में आरएमएस स्पीड। ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, जिसे कि हम VRMS से डिनोट करते हैं, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स हैं, ऐसे भी प्रोटॉन्स होंगे जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा फ्यूजन के लिए। तो भले ही सूरज के कोर में जो प्रोटॉन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहा है, जिसका कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन्स होंगे जिसका कि स्पीड जो है, या फिर कहें उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन और इक्वल टू 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूजन के लिए। ये यूनिवर्स का जो ये नेचर है, ये कितना हेल्पफुल है देखिए इस पूरे क्रिएशन को बनाने में, कि अगर मान ले कि किसी भी सैंपल में अगर एक सर्टेन टेम्परेचर में इस सैंपल को रखा गया और सारे पार्टिकल्स को अगर सेम स्पीड मिलता, सबके पास अगर सेम मैग्नीट्यूड का स्पीड होता, तो क्या होता देखिए, नेबुला कंप्रेस्ड होते जाता, उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता। एक समय ऐसा आता कि उसका टेम्परेचर बन जाता 3 × 10⁹ केल्विन। उस समय सारे प्रोटॉन्स के पास इतना एनर्जी होता कि वो फ्यूज कर जाते, क्योंकि सबके पास तो बराबर काइनेटिक एनर्जी है। अब ऐसा होता कि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो फ्यूज करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते। तो नेबुला कंप्रेस किया, बूम, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता और सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता। फिर वो और कंप्रेस्ड होता, बूम, फिर सारे हीलियम न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होके हेवियर एलिमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता। तो क्या हमें ये क्रिएशन दिखता? सूरज जैसे धीमा धीमा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है एक साथ फ्यूज नहीं हो रहा है। इससे जो एनर्जी लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्गर पीरियड में वो एनर्जी ये चारों तरफ फैला रहा है, जिसके कारण की क्रिएशन हमें दिख रहा है। तो ये जो यूनिवर्स है, इसका जो नेचर है, बेसिक फंडामेंटल नेचर, जिसमें कि रैंडमनेस है, यही रिस्पॉन्सिबल है और यही हेल्पफुल है हमारे क्रिएशन के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स, खासकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हुए हमारा दिमाग बद्ध हो जाता है। हम सब कुछ कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने का, इतना टेम्परेचर है तो सबके पास उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रियलिटी नहीं है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स का नेचर ऐसा क्यों है, क्यों ये इतना रैंडम नेचर का है। अच्छा होता कि ये यूनिवर्स अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो करता, लेकिन ऐसा होता तो न आप आज इस वीडियो को देखते और न मैं आपका दिमाग पका पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। क्या एक ही साथ 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बना देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। चलिए उसे देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जिसमें कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए बहुत सारे स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले क्या होता है, सबसे पहले 2 प्रोटॉन्स, 2 हाई स्पीड प्रोटॉन, हाई एनर्जी प्रोटॉन कोलाइड करता है और ये बनाता है एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का सिस्टम बनाता है और इस प्रोसेस में ये रिलीज करता है एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो और साथ ही साथ कुछ एनर्जी। तो इसे अगर हम इक्वेशन में लिखते हैं तो प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये फ्यूज करता है और ये बनाता है एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जिसे कि ड्यूटेरॉन कहा जाता है, प्लस एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो।
यहाँ पर इस प्रोसेस में जो ये एनर्जी रिलीज करता है ये होता है 0.42, चलिए दूसरा कलर में लिख देते हैं। सो ये जो एनर्जी रिलीज करता है ये एनर्जी होता है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो पॉजिट्रॉन है ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ये 2 गामा रे फोटॉन बनाता है। तो नेक्स्ट तुरंत क्या होता है कि पॉजिट्रॉन ये कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ और ये एनिहिलेट हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है और यहाँ से 2 गामा रे फोटॉन्स बाहर निकलता है। सो इसे भी अगर यहाँ पर लिखते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके बनाता है 2 गामा रे फोटॉन्स, पूरी तरह से एनिहिलेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस प्रोसेस में ये जो 2 गामा रे फोटॉन्स है इसका अगर टोटल एनर्जी देखें तो ये जो एनर्जी होता है ये होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें कि ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनता है। अब ये बना हुआ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस ये फिर से प्रोटॉन के साथ कोलाइड करता है। सेकेंड स्टेप में ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम ये कोलाइड करता है एक दूसरे प्रोटॉन के साथ और इस प्रोसेस में ये हीलियम 3 बनाता है। चलिए, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें कि 2 प्रोटॉन्स हो और एक न्यूट्रॉन हो और साथ ही साथ यहाँ पर ये रिलीज करता है एक गामा रे फोटॉन। तो इसे अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, सो एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है और ये हीलियम 3 बनाता है और साथ ही साथ एक गामा रे फोटॉन रिलीज करता है। इस गामा रे फोटॉन का जो एनर्जी है ये होता है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो प्रोसेस है ये तो था पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप। इसके होने के बाद होता है सेकंड स्टेप। सो ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये सेकंड स्टेप। यही 2 स्टेप्स जब 2 बार हो जाता है, सो पहला और उसके बाद ये दूसरा, जब ये 2 बार होता है मतलब कि एक और बार ऐसा ही जब होता है तो हमारे पास देखिए बचा हुआ रहेगा। अभी ऐसा 2 बार अगर होगा तो हीलियम 3 जो है 2 हीलियम 3 बनेगा। अब यही इसके बाद ये दोनों से बना हुआ हीलियम 3 जो है वो कोलाइड करता है 2 हीलियम 3, एक हीलियम 3 न्यूक्लियस और दूसरा हीलियम 3 न्यूक्लियस, ये दोनों कोलाइड करता है और कोलाइड करके ये बनाता है हीलियम 4। इस प्रोसेस में हीलियम 4 बनने के बाद या बनने के प्रोसेस में डेफिनेटली यहाँ पर देखें कि 2 प्रोटॉन्स जो है, जो एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन्स हैं, वो 2 प्रोटॉन्स यहाँ से एमिटेड हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसे अगर हम ऐसे ही इक्वेशन में लिखें तो ये हीलियम 3 एक और एक हीलियम 3 ये कोलाइड करके हीलियम 4 बनाता है और साथ ही साथ 2 प्रोटॉन्स, जिसे कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, 2 प्रोटॉन्स ये रिलीज़ करता है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी ये रिलीज़ करता है ये एनर्जी होता है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया फाइनल प्रोसेस, फाइनल स्टेप। और ऐसे इस पूरे प्रोसेस में देखें, अगर आप सबको काउंट करें तो यूज़ हो रहा 2, 4, 5 और 6 प्रोटॉन्स। और साथ ही साथ देखें 6 प्रोटॉन में से यहाँ बन जा रहा फाइनली ये 2 प्रोटॉन बन जा रहा और रिलीज़ हो जा रहा। तो हम कह सकते हैं 4 प्रोटॉन यूज़ हुआ और साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सो 4 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
मिल के हमें क्या दे रहा है? मिल के हमें दे रहा है एक हीलियम न्यूक्लियस। सो हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 4, और साथ ही साथ देखिए क्या मिल रहा हमें यहाँ पर 1 2 न्यूट्रिनो, और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 और 6 गामा रे फोटॉन्स। तो 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा रे फोटॉन्स। अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए 0.42 प्लस 1.02 प्लस 5.49, इन तीनों को जोड़ दें, उसे डबल करें, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसे डबल करें, फिर उसके साथ इसे जोड़ दें, तो आपको पता चलेगा टोटल कितना एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। ये टोटल एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है, ये टोटल एनर्जी रिलीज कर रहा है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा रिएक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।